जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारतीय रेलवे में जो भी रेलवे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके मेडिकल क्राइटेरिया क्या है। मेडिकल एग्ज़ाम्स पे मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। इसमें सिर्फ ना एएलपी के लिए बल्कि रेलवे में जितने भी मेडिकल एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी पोस्ट हैं उनके मेडिकल एग्ज़ाम होते हैं, उसके बारे में मैं आज डिटेल बात करूँगा। तो आप आइए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं। हालांकि बोर्ड पे मैंने लिख रखा है और उसको हम एक एक करके एक्सप्लेन कर लेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों। जो रेलवे एग्ज़ाम है, रेलवे एग्ज़ाम के साथ में इन्होंने एक मेडिकल भी दिया हुआ है। क्यों मेडिकल देने का मतलब है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है कि नहीं, आप उस पोस्ट के लिए आप मेडिकली फिट है कि नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं तो अगर आप बीमार व्यक्ति हैं तो आपको रेलवे से रेलवे को आपसे कोई कुछ आउटपुट मिलेगा नहीं। इसके लिए इन्होंने मेडिकल एग्ज़ाम का एक प्रावधान कर दिया है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एएलपी के लिए नहीं बल्कि सारे लोगों के लिए बताएंगे। बशर्ते एएलपी का मैंने एक प्रोसेस बता दिया है कि नोटिफिकेशन, फिर अप्लाई जब आप करते हैं तो CBT 1 पास करते हैं, फिर CBT 2 पास कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको टेस्ट पास कर लेते हैं, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो ये रेलवे आपको मेडिकल एग्जामिनेशन अपने लेवल से करवाती है, जो कि रेलवे हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पे रेल कर्मचारियों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन A1 के बारे में आज पूरा वीडियो है। और इस पर मैंने एक क्लासिफिकेशन दे दिया है। क्लासिफिकेशन यानी कि जब भी आप कोई किसी भी पोस्ट, ना सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, गार्ड या जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सबके लिए मेडिकल का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। वो मेडिकल स्टैंडर्ड मेनली 7 टाइप के होते हैं, यानी कि A1, A2, A3, B1, B2 और C1, C2, ये 7 टाइप के होते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए A1 होता है। क्यों? क्योंकि वो आई टेस्ट से गुजरता है, क्योंकि आँख बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए, क्योंकि वो ट्रेन चलाने जा रहा है, डायरेक्ट जान माल से उसका कनेक्शन होता है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिए कि उसके लिए होता है A1। ऐसे है A2 स्टेशन मास्टर के लिए होते हैं, बाकी सभी पोस्ट के लिए अलग अलग होता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि सारे A1 से लेके C2 तक के जो मेडिकल फिटनेस है वो क्या क्या होते हैं, आइए जानते हैं। पहला डायबिटीज टेस्ट है। डायबिटीज यानी कि जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा है वो कितनी है, कहीं वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो आपको रेलवे में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप इनिशियल स्टेज पर जब आप भर्ती होने जा रहे हैं तो आपको ये फिटनेस पूरे होने चाहिए, तभी आप आएंगे, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो जानते हैं कि डायबिटीज़ टेस्ट क्या होता है। तो आप जब भी रेलवे हॉस्पिटल मेडिकल के लिए जब जाए, मेडिकल एग्जाम के लिए जब जाएंगे तो उसमें आप बिना खाना खाए पिए जाएंगे, क्योंकि वो लोग बिना नाश्ता किए बिना आपको एक बार ब्लड और यूरिन ले लेंगे और उसके बाद वो लोग बोलेंगे कि एक काम करो, आप जाओ नाश्ता करके आओ। खाना खाने के बाद का भी एक रीडिंग लेंगे। तो इसलिए जब भी जाए तो बिना खाना खाए जाए कुछ भी, और वहाँ ब्लड यूरिन देना होता है। फिर तो ये हम डायबिटीज टेस्ट कर लेते हैं। ये डायबिटीज टेस्ट मेनली जो आपका पैंक्रियाज का फंक्शन है वो कैसा काम कर रहा है, आप मेडिकली फिट है कि नहीं, उसका टेस्ट करता है। और ये रेंज जो है 160 से ऊपर नहीं होना चाहिए। कभी कभी 160 to 200 वेरी करता है, तो भी वो लोग दवाइयाँ दे करके 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखते हैं ताकि आपको ऑब्जर्व किया जा सके। इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, 200 के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये है 200 mg/dl, ये उनका क्राइटेरिया है, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये हमारा स्पेशली जो हार्ट है, हार्ट सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं उसका टेस्ट करने के लिए होता है, ध्यान रखिए।
तो जब हार्ट ही काम नहीं कर रहेगा, अच्छे से फंक्शन नहीं कर, आपका हार्ट वीक है, आप डर जाएंगे। आप ट्रेन चलाने जब जा रहे हैं और आपको कुछ ऐसा कुछ अनयूजुअल दिखा तो आप का हार्ट फेल हो जाएगा, आप वहीं पे आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि आप पूरी की पूरी ट्रेन लेके जा रहे हैं और आप मेन आदमी हैं, बाकी सब जान माल पीछे है आपके। तो इसके लिए हार्ट की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे टेस्ट होता है। और ये जब टेस्ट होगा तो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन हो गया तो चलेगा, क्योंकि जब हम वहाँ पे डॉक्टर के पास हार्ट टेस्ट कराने जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा से डरे रहते हैं, तो थोड़ा वेरिएशन चलेगा, बट हार्ट में प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगा तो वो दिख जाएगा, फिर वो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है यूरिन टेस्ट। हमारा यूरिन टेस्ट स्पेशली किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए होता है कि हमारा किडनी सही से काम कर रहा है कि नहीं तो अगर कोई इंसान किडनी का पेशेंट है या डायलिसिस पे है तो देखो आपका यूरिन उनका अलग हो जाएगा, यूरिन टेस्ट में पता चल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूरिन टेस्ट भी होगा, और ये यूरिन टेस्ट आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी चेक कर लेता है कि आपके अंदर कोई बड़ी डिसीज तो नहीं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट है एक्सरे। एक्सरे भी टेस्ट होता है, ये हमारा स्पेशली चेस्ट का टेस्ट होता है, और ये स्पेशली लंग का और आपका टीबी का, कोई आपके फेफड़े में कोई बीमारी तो नहीं है, इसमें अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर से उसको बड़े हॉस्पिटल में भेज के एक बार टेस्ट करवाएंगे जरूर कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये ध्यान रखनी है, ये एक्सरे हो गया। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की जांच की जाएगी आपका जो ब्लड प्रेशर है 120-80 के बीच में रहना चाहिए, यानी कि जो हाई रेंज है 120 होनी चाहिए, नीचे 80 रहना चाहिए। ध्यान रखना, थोड़ा वेरिएशन चलेगा, क्योंकि हम वहाँ जब हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ हमारा जो मन में थोड़ी डर रहती है, तो हम वहाँ पे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ सकता है, तो वो परमिट है। नेक्स्ट है ENT, यानी ईयर नोज और थ्रोट, आँख नाक गला। तो कहीं आप के कान से सुनाई तो नहीं दे रहा है, इसके लिए ये टेस्ट होता है। नहीं तो आप ट्रैक पर जा रहे हैं और दूसरी ट्रेन आकर के मार दिया और ट्रेन का हॉर्न और आवाज़ नहीं सुनाई दिया, इसके लिए आपका ईयर टेस्ट भी होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग प्राइवेट पार्ट टेस्ट। प्राइवेट पार्ट टेस्ट स्पेशली ये मेल पर्सन्स के लिए होता है, पुरुषों के लिए होता है, महिलाओं के लिए नहीं है। तो इसमें क्या क्या टेस्ट होता है वो हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोसील टेस्ट होता है। हाइड्रोसील यानी कि जब भी हमारा जो हाइड्रोसील है वो कहीं किसी चोट की वजह से या कहीं किसी मार की वजह से या कहीं गिर जाने की वजह से उसमें पानी भर जाता है, तो वो उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, तो उस साइज को वो अलाउ नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि एक काम करो, इसको ऑपरेशन करा करके आ जाओ। तो अगर ये नौबत ना आए, इससे पहले ही आप जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे पहले ही ये एक छोटा सा ऑपरेशन है जो कि आप 1 महीने में ठीक हो सकते हैं, तो उसको ऑपरेशन करवा करके उसका साइज नॉर्मल कर सकते हैं। पाइल्स है, पाइल्स यानी बवासीर। आपको टॉयलेट के रास्ते अगर ब्लीडिंग हो रही है टॉयलेट के टाइम में, तो भी वो अलाउड नहीं है, ध्यान रखना। तो आपको ऑपरेशन करने के लिए बोलेंगे, ऑपरेशन करवा करके भी आप आ सकते हैं, आपको बाहर निकालेंगे नहीं। तो यहाँ पे ये थोड़े बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे आई टेस्ट है। एक चीज़ और बता दें कि मैंने जो भी बताया है कि A1 से लेकर C2 तक सारे लोगों के लिए फिजिकली फिटनेस एक समान है, लेकिन जब आप असिस्टेंट लोको पायलट बनने जाते हैं तो एक और टेस्ट से गुजरना पड़ता है, वो है आई टेस्ट। और आई टेस्ट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या टेस्ट होता है हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो हमारा जो टेस्ट है, नियर विज़न और डिस्टेंस विज़न हमारा क्लियर होने चाहिए, वो गड़बड़ नहीं होने चाहिए। और ये हमारा 6x6 होने चाहिए, विदाउट ग्लास या विदाउट लेंस। ये जो कॉन्टैक्ट लेंस है, विदाउट कॉन्टैक्ट लेंस और विदाउट ग्लास का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको नाइट विज़न क्लियर होने चाहिए। रात में कभी कभी देखना, हमारी आंखें अगर सही है तो रात में भी कुछ न कुछ हमें दिखता है, बट अगर आपको नाइट विज़न है तो रात में आपको बिल्कुल ब्लैंक हो
जाएगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ऐसे लोगों के लिए नाइट विजन टेस्ट है। और उसके बाद एक फॉग टेस्ट भी है। फॉग टेस्ट के बाद एक कलर ब्लाइंडनेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर ब्लाइंडनेस यानी कि आप अगर लाल और पीले में फ़र्क नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके अंदर कलर ब्लाइंडनेस है। और जब आप ट्रेन चला रहे हैं तो सामने रेड सिग्नल है और आपको वो येलो समझ में आ रहा है और आप ट्रेन लेके चले गए तो फिर आप ठोक देंगे, नहीं तो आप एक्सीडेंट कर जाएंगे। तो इसके लिए ये कलर ब्लाइंडनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको एक गोल चक्री दे दी जाएगी, उस चक्री पे बहुत सारे डॉटेड लाइन रहेंगे, उसमें कुछ नंबर लिखे रहेंगे, जैसे मान लीजिए 8 लिखा रहेगा और वो डिफरेंट कलर में रहेंगे। लेकिन अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो यकीन मानो आपको वो 3 दिखेगा। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, उसमें कलर ब्लाइंडनेस में समझ में आ जाता है वो जो टेस्ट कराते हैं। तो ये है हमारा आई टेस्ट। अच्छा, और नियर और डिस्टेंस विजन में कैसा है, नियर और डिस्टेंस में कैसा है कि पास वाला आपको अक्षर पढ़ाया जाएगा। जैसे छोटा अक्षर आप कंफर्टेबल हिंदी में है या इंग्लिश में है तो छोटे छोटे अक्षर दिखाएंगे पास में से, अगर आप सही से पढ़ ले तो छोटे छोटे, तो वो पास कर देंगे। अगर आप नहीं पढ़ पाते तो फिर इसका मतलब आपको नियर विजन का प्रॉब्लम है। लेकिन आपको फिर दूर का भी वही रख करके दिखाया जाएगा एक अंधेरे कमरे में, और वहाँ पे लाइट लगा हुआ अक्षर यानी लेटर रहेंगे, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर पढ़ते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नॉर्मली जो लोग आँख से फिट है वो लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है ड्रॉप टेस्ट। ये भी इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। इस ड्रॉप टेस्ट में क्या होता है कि इसमें पता चल जाता है कि आपने कोई लेजर ऑपरेशन तो नहीं किया है, आपने रेटिना का ऑपरेशन तो नहीं किया है, आपकी आंखों में कहीं मार तो नहीं लगी है, आपका कोई सर्जरी तो नहीं हुआ है, आपको कोई लेंस तो नहीं लगा हुआ। इससे क्लियर हो जाएगा। आप चाहे भले ही दूसरे डॉक्टर का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप कंप्यूटर में अपलोड करके एग्जाम दे करके पास होकर के आ गए, लेकिन डॉक्टर रेलवे के बड़े स्मार्ट है, वो पकड़ लेंगे कि आपने ऑपरेशन करवा के आए हैं, वो लेजर सर्जरी नॉट अलाउड, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये टेस्ट करने से पहले आपकी आंखों में 2 बूंद डाल देंगे, दोनों बूंद ऐसे ड्रॉप लिक्विड का डालने के बाद वो थोड़ी देर के लिए आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और वो लोग कंप्यूटर वहाँ पे मशीन में अपने चेक कर लेंगे। अब वो चेक करेंगे, अगर आपने लेजर ऑपरेशन किया हुआ है या इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्लियर उसमें आ जाएंगे, तो वो बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दूं कि रेलवे के डॉक्टर अगर डिस्क्वालीफाई कर दिए यानी फेल कर दिए हैं तो आप एम्स में भी चले जाओगे तो भी वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, ध्यान रखना। तो ये कहानी है। जब आप मेडिकल एग्जाम पास कर लेते हैं तो इस मेडिकल एग्जाम पास करने के बाद फिर आप ड्यूटी करने लगते हैं, और ड्यूटी करने के बाद मान लीजिए आपको प्रॉब्लम आई, या 1 साल के बाद 2 साल के बाद, जब भी रेलवे में लगने के बाद आपके प्रॉब्लम आई तो आप स्टेशनरी जॉब यानी क्लर्क वगैरह बना दिया जाएगा या ऑफिस में बिठा दिया जाएगा, तो आपको लोको पायलट का जॉब नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और ये जो असिस्टेंट लोको पायलट है, इनकी जो ये है मेडिकल एग्जामिनेशन, ये कब कब होता है, यानी आपको पूरे अप टू जब आप रेलवे में लग जाते हैं तब से रिटायरमेंट तक यानी 60 साल तक आपका मेडिकल होता रहेगा। तो अप टू 45 ईयर्स यानी जब अब तक आपकी एज 45 साल तक है तो 45 साल तक आपको 4 साल में मेडिकल होगा, और वो मेडिकल ये सारे होंगे, ठीक है, जो मैंने अभी बताए। और 45 से लेके 55 तक 2 साल में मेडिकल होने लगेगा, और वही 55 से लेके अप टू रिटायरमेंट या 60 साल तक आपको 1 साल में मेडिकल होने लगेगा। तो एक फ़ायदा होगा, एक फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए हमारे शरीर में कोई डिसीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो समय से पहले आपको अलर्ट कर देगा, और ये हमारा रेलवे हॉस्पिटल ये हमको बता देगा कि आपके शरीर में ये प्रॉब्लम है, तो उसमें हम कम से कम प्री अलर्ट हो जाते हैं, पहले से ही हमें सूचना मिल जाती है कि हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम है। तो ये है कहानी
पूरे मेडिकल एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ लोको पायलट संतोष सर्च करेंगे तो ब्लू टिक लगा हुआ वेरीफाइड अकाउंट मेरा पहले ही मिल जाएगा। और आप मुझे यूट्यूब में भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं और मैं श्योर रिप्लाई करूँगा। मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो लोग हमारे वीडियो को देख करके लाभान्वित हो और उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको पसंद आता है तो आप मुझे एक लाइक करना। इससे क्या होगा, मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो लाकर देता रहूँगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।